अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी और आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ का इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा सा अलग है इंडिया के कंपैरिजन में। इंडिया में कैसे, अगर आप एक्सपर्ट है किसी टेक्नोलॉजी में और टेक्निकल राउंड आपने क्लियर किया तो 100% आपको जॉब मिल ही जाएगा। HR राउंड तो सिर्फ फॉर्मेलिटी रहता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है, आपने सारा इंटरव्यू के टेक्निकल राउंड्स क्लियर किए हैं, फिर भी इसका कुछ गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगा। कोई भी रीज़न दे सकते हैं वो लोग। एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एक इंटरव्यू में मैंने 2 राउंड क्लियर किए और उसके बाद मुझे लग रहा था कि जॉब मिल ही जाएगा, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा बंदा चाहिए जो प्रोएक्टिव होना चाहिए। मुझे पता नहीं है कि अभी मैंने क्या आंसर दिया, उनको लगा कि मैं प्रोएक्टिव नहीं हूँ। तो इस ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपके साथ भी। और एक डिफरेंस है मेन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो है अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स है, लेकिन उसमें भी फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स रहते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स की जो नंबर है बहुत ज़्यादा है। आपको मतलब 3 महीने कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 1 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और फुल टाइम जॉब्स भी रहते हैं, लेकिन कंपैरिजन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स जो रहते हैं उसका नंबर ज़्यादा रहता है। लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जॉब्स रहते हैं वो फुल टाइम ही रहते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही आपको दूसरा जॉब देखना पड़ेगा, जैसे कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। और एक ड्रॉबैक इस कॉन्ट्रैक्ट जॉब का ये है कि कंपनीज आपको कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब एक डे का नोटिस दे सकते हैं। मतलब उसी दिन पे आपको बोलेंगे कि चलो भाई, आपका काम हो चुका है, निकल जाओ अभी कंपनी से। तो इस तरह से भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में। और एक डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की कंपनीज में ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम रहती है, रोल्स बहुत कम रहते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कम है और लेकिन जो एप्लीकेंट्स है बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक ही जॉब के लिए बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं। जैसे कि एक जॉब है, जैसे ऑटोमेशन टेस्टिंग सपोज, तो उसके लिए 40-50 लोग ऐसे अप्लाई करते हैं। और अगर सिडनी और मेलबर्न की बात करते हैं तो उसमें वहाँ पे तो 100-200 लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन। और इस टफ कंपटीशन में अगर आपको सारे क्लियर करना है, इंटरव्यू क्लियर करना है, तो बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन इंडिया में ऐसा देखा नहीं जाता। इंडिया में बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज है तो बल्क में माल उठाते हैं। मतलब इंडिया में कंपनीज जाती है डायरेक्ट कैंपस में और भेड़ बकरी जैसे लोगों को उठा के कंपनीज में डाल देते हैं। और एक डिफरेंस मैंने देखा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में। ऑस्ट्रेलिया में कैसा रहता है, फायरिंग रेट और जो रिडंडेंसी रेट है बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर कंपनी को लगता है कि आपका कुछ काम नहीं है, आपके पास मतलब कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रही है कंपनी में, तो आपको इमीडिएटली वो फायर कर सकते हैं, आपका रोल रिडंडेंट कर सकते हैं। तो आपको कंपनी से कभी भी दिया जा सकता है। लेकिन इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कॉग्निजेंट, TCS, इन्फोसिस, ये सारी बड़ी बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी है। वहाँ पे अगर आपका प्रोजेक्ट बंद भी हो जाता है तो क्या होता है, आपको बेंच पे बिठाया जाता है, आपकी सैलरी चलती रहती है और जैसे ही नया प्रोजेक्ट आता है आपको बेंच से उठा के उस प्रोजेक्ट में डाला जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऐसे देखा नहीं है। कंसल्टेंसी भी कंपनी जो है यहाँ पे बहुत छोटी सी कंपनीज है। मतलब जैसे कि DWS है या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत उनके क्लाइंट बेस बहुत कम है। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, आप बेंच पे है, तो आपको मतलब 1-2 महीने मैक्सिमम रखेंगे और उसके बाद आपको निकाला भी जा सकता है। और एक डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के इंटरव्यू प्रोसेस में। इंडिया में कैसा रहता है, अगर आपने सपोज इंटरव्यू क्लियर कर दिया, 4 राउंड, टेक्निकल राउंड सब कुछ क्लियर कर दिया, तो नई कंपनी जो है वो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगेगी। जो पिछले वाली कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर है, ये सब डॉक्यूमेंट्स मांग लेती है। लेकिन यहाँ पे रेफरेंसेस मांगते हैं, एक्सपीरियंस लेटर वगैरह कुछ नहीं मांगते, रेफरेंसेस मांगते हैं। मतलब जो भी आपको मैनेजर था पिछले कंपनी में या रिपोर्टिंग मैनेजर था या सुपरवाइजर था, उसका आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस लेटर का यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। केदार ने पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट कैसा है टेस्टिंग प्रोफेशनल्स के लिए, कौन कौन से स्किल्स जो है वो डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी स्किल्स है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफेशनल्स के लिए। मेनली ऑटोमेशन और मैनुअल टेस्टिंग, 2 ब्रांचेस है टेस्टिंग में। मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट में एंट्री करनी है तो ऑटोमेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर ऑटोमेशन आता है तो काफ़ी सारे आपका स्कोप बढ़ जाता है। काफ़ी सारे जॉब्स जो रहते हैं ऑटोमेशन उसमें रहता ही है, जैसे कि
कभी वेब ऑटोमेशन रहेगा, मोबाइल ऑटोमेशन रहेगा, एपीआई ऑटोमेशन रहेगा, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, उसमें भी कोडिंग की ज़रूरत रहती है। तो आपको कोडिंग ज़रूर आना चाहिए अगर ऑस्ट्रेलियन आईटी जॉब मार्केट में आपको एंट्री करना है। तो अभी देखते हैं कि एक करके कि कौन कौन से स्किल्स आपको आना चाहिए। सेलेनियम बहुत ही पॉपुलर है पूरे दुनिया भर में, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पूरे दुनिया भर में सेलेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको वेब ऑटोमेशन करना है तो। उसके बाद मोबाइल ऑटोमेशन में एपीएम एक बहुत बढ़िया टूल है, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद अगर एपीआई टेस्टिंग करना है तो पोस्टमैन और रेस्ट अश्योर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, ये भी आपको आना चाहिए। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जेमीटर है, जेमीटर एक लीडिंग टूल है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, फ्री है, ओपन सोर्स है, तो इसीलिए काफ़ी सारी कंपनीज यूज़ भी करती है उसको। और ये सारे टूल्स लेके आपको फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना आना चाहिए, फ्रेमवर्क फ्रॉम स्क्रैच। और इसमें उसके बाद अगर एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो EFT, टोस्का, टेस्ट कंप्लीट, ये सारे टूल्स यहाँ पे काफ़ी यूज़ हो जाते हैं। तो इनमें से एटलीस्ट वन टूल तो आपको आना चाहिए, एक टूल तो आना चाहिए, जैसे कि EFT हो या टोस्का हो। और फ्रेमवर्क्स में कुकुम्बर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, यहाँ पे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं कुकुम्बर। स्पेकफ्लो भी यूज़ करते हैं जो कि .NET में यूज़ होता है। उसके बाद ये प्रोट्रैक्टर जो कि जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है, सेलेनियम जैसा ही रहता है लेकिन वो जो प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो अलग यूज़ करता है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से डिफरेंसेस है प्रोट्रैक्टर और सेलेनियम में। उसके बाद वेब ड्राइवर वो है सेलेनियम ग्रिड, पैरेलल ऑटोमेशन कैसे करना है, ये सब आपको आना चाहिए। लैंग्वेज में हर लैंग्वेज आना ज़रूरी नहीं, लेकिन एटलीस्ट वन लैंग्वेज में आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जैसे जावा या C#.NET। उसके बाद CI सर्वर जैसे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन सर्वर में जेंकिंस है, टीम सिटी है, अजोर डेवऑप्स है। और क्लाउड में अजोर, AWS, गूगल क्लाउड, सॉस लैब्स, एक्सपीरियंस टेस्ट एंड ब्राउजर स्टैक्स। तो ये सारे आपको ज़रूरी नहीं कि पता होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे अगर AWS आता है तो बाकी सारे जैसे अजोर डेवऑप्स है या फिर गूगल क्लाउड है सिमिलर रहते हैं, तो एटलीस्ट एक आना चाहिए क्लाउड में। CI सर्वर में एटलीस्ट एक आपको पता होना चाहिए, जेंकिंस, टीम सिटी या बैम्बू भी यूज़ किया जाता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर टेस्टर को आना चाहिए। अभी मेरा एक चैनल है जिसपे मैं ये सारी वीडियोस बनाता हूँ इस टेक्नोलॉजी पे, स्पेशली वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे फोकस रहता है। तो मैं अभी बताता हूँ कि कौन सा चैनल है वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड एंड कोडिंग, ये चैनल मैंने बनाया है, 60 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं इस पर। और इस चैनल पे ज़्यादातर मैं वीडियो जो डालता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रिलेटेड रहते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्लाउड, AWS, अजोर डेवऑप्स एक्सेट्रा, सेलेनियम। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ाई भी कर सकते हैं।